वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे आज ब्लड स्टार्ट करने जा रहे हैं। रक्त पढ़ेंगे। रक्त में विभिन्न सारे चीज़ पढ़ेंगे, इसके कितने प्रकार है, क्या है, कैसे है, तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, पीसीएस हो गया, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बायोलॉजी का ये टॉपिक। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने कोशिका पढ़ा था जो कि बहुत ही डिटेल से 3 क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया था। तो आज हम लोग ब्लड यहाँ पे पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो देखो, ब्लड का नाम रुधिर भी कहते हैं, यहाँ पे ब्लड को रुधिर भी कहा जाता है। ब्लड क्या है? एक क्षारीय विलयन है, याद रखना आप लोग। हम लोग मानव रक्त पढ़ने जा रहे हैं, इसमें तमाम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपका बहुत सारे एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, रक्त क्या है? एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। देखो, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि क्षारीय विलयन किसे कहते हैं। तो वैसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से यदि ज़्यादा हो जाए उसको क्षार कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो तो उसको क्षार कहते हैं। जिसका भी पीएच मान 7 से ज़्यादा उसको क्षार कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसको अम्ल कहते हैं, याद रखना। जिसका भी पीएच मान 7 से कम हो उसको अम्ल कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको। और जैसे जल का पीएच मान एग्जैक्ट 7 के बराबर होता है, इसीलिए जल को उदासीन विलयन कहते थे, याद रखना आप लोग। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। 7 से ज़्यादा यदि पीएच मान हो जाता है तो क्षार हो जाता है, यदि 7 से कम होता है तो उसको अम्ल कहते हैं। अब देखो, रक्त एक क्षारीय विलयन है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखना आप लोग। अब देखो, स्वस्थ मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति होगा उसके शरीर में कम से कम 5 या 6 लीटर जो है रक्त होगा। और याद रखना, पुरुषों में जो है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में जो होता है महिलाओं की तुलना में ½ लीटर रक्त अधिक होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त का रंग लाल होता है जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखना आप लोग। अब देखो, रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो में आप लोग रखना, याद रखना। अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं हिंदी में, बोन मैरो हो गया, में रक्त का निर्माण होता है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अब देखो, हड्डी के बीच में आप लोग देखना, चिकन वगैरह खाते होंगे, मटन वगैरह में बीच में रहता होगा बोन मैरो टाइप का एक, तो इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। रक्त का निर्माण इसी में होता है। अब हम लोग ब्लड के विभिन्न सारे पार्ट पे चर्चा करने। देखो, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा हो गया और दूसरा रुधिराणु हो गया, ब्लड कार्पोसेल्स हो गया। देखो, तो प्लाज्मा 55% है और रुधिराणु 45-45% है। अब रुधिराणु के विभिन्न सारे पार्ट हम लोग आज चर्चा करेंगे। विभिन्न सारे पार्ट में जो है आज आरबीसी पढ़ेंगे, और कल के लेक्चर में हम लोग डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और उसके बाद फिर प्लाज्मा पे भी चर्चा करेंगे। आप लोग आजकल आप लोग देखते होंगे प्लाज्मा की कमी होती है, किस तरह से प्लाज्मा लोग डोनेट करते हैं, तमाम सारी चीज़ों देखेंगे, तो आप सब लोग बने रहना। अब देखो, 3 पार्ट है यहाँ पर रुधिराणु के। आरबीसी जिसको रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, लाल रक्त कणिका। दूसरा व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स है जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट, याद रखना। ये सब पूछता है। आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट, इसका थेम्ब्रोसाइट प्लेटलेट्स के। तो हम लोग यहाँ पे अभी आरबीसी डिटेल से पढ़ेंगे। अब आरबीसी आप लोग लिख लो इसको टॉपिक। ये तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार और देखेंगे हम लोग क्लास खत्म होने के बाद। अब देखो, आरबीसी लाल रक्त कणिका, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में, और इसके निर्माण में जो है प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल इत्यादि सहायक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बोन मैरो के निर्माण में जो है प्रोटीन, आयरन, विटामिन ये सब सहायक होते हैं। अब भ्रूण अवस्था यानी कि बच्चों में जो होता है यकृत और पीलिया में आरबीसी का निर्माण होता है, याद रखना। और यही यकृत और पीलिया में क्या होता है? आरबीसी की मृत्यु होती है। इसी कारण जो है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा गया इसको। यकृत और पीलिया को क्या कहा गया? आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है। कई बार परीक्षाओं में आया हुआ एक क्वेश्चन है कि यकृत और पीलिया को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। इसका जीवन काल की बात किया जाए तो लगभग 120 दिन होता है, याद रखना। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, और आकार में गोल होता है, और उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता, याद रखना। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अब देखो, केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? तो क्या डीएनए की जांच हो सकती है आरबीसी से? नहीं, क्योंकि केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए होता है, इसीलिए आरबीसी से, याद रखना, कभी भी डीएनए आरएनए की जांच नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या नाम है, क्या आरबीसी से डीएनए आरएनए निकाला जा सकता था? नहीं, आप लोग याद रखना। देखो कैसे, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है, और क्योंकि केंद्रक में ही डीएनए आरएनए रहता है। जब डीएनए आरएनए ही नहीं है तो कैसे जांच होगा? तो याद रखना आप लोग। लेकिन एक बात याद रखना, ऊंट के केंद्रक में आरबीसी होते हैं। अब बात है, याद रखना आप लोग,
ऊंट के केंद्रक में क्या होता है, आरबीसी होता है। और आरबीसी की संख्या हम लोग जैसे क्या भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ से, इसी तरह से एक मशीन होता है आरबीसी की संख्या मापने वाला। इसको आप लोग याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, इसको याद रखने की जरूरत है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। हीमोसाइटोमीटर याद रखना, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। अब देखो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, याद रखना। अब देखो कई बार पूछा जाता है, देखो रक्त में हीमोग्लोबिन कुछ में होता है, आरबीसी में, आरबीसी किस में, रक्त में, तो यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया होता है, आरबीसी की कमी से भी होता है, रक्त की कमी से भी एनीमिया होता है, क्योंकि तीनों इसी का पार्ट है। तो याद रखना आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से, सही बात है। आरबीसी की कमी से, ये भी सही बात है, और रक्त की कमी से भी होगा एनीमिया, याद रखना। और हिमेटिन नामक लौह यौगिक जो है हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है यौगिक, याद रखना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और आप लोगों को दोहरा देता हूं ताकि ये टॉपिक पक्का हो जाए, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे कल। देखो मानव रक्त हम लोगों ने आज पढ़ा, यहाँ पे रक्त क्या है, एक क्षारीय विलयन है। क्या है, रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन किसे कहते हैं, वैसा विलयन जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 है, यानी कि स्पष्ट हो गया कि क्षारीय विलयन है। उदासीन विलयन वो विलयन होता है जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है और 7 से अधिक कम होता है तो उसको अम्लीय विलयन कहते हैं। अब स्वस्थ मनुष्य का रक्त जो है 5 से 6 लीटर के बीच होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, और रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है, किसके कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, याद रखना। और पुरुषों में क्या होता है, महिलाओं की अपेक्षाकृत ½ लीटर जो है रक्त अधिक होता है, याद रखना। और रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, याद रखना आप लोग, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अब हम लोग रक्त के जो पार्ट थे इसको पढ़े, रुधिराणु हो गया, एक प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा 55% होता है और रुधिराणु 45% होता है। अब रुधिराणु के 3 पार्ट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ पे आरबीसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आरबीसी में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और प्लाज्मा पे भी चर्चा करेंगे अगला लेक्चर में। अब हम लोग आरबीसी डिटेल्स यहाँ पे पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और आरबीसी के निर्माण में क्या क्या चीज़ सहायक है, तो याद रखना, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक अम्ल, ये सब आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब देखो भ्रूण अवस्था यानी बच्चों में जो है आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है, याद रखना। लेकिन आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, यकृत और प्लीहा में होती है, इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है यकृत और प्लीहा को, स्प्लीन को, और लीवर को आरबीसी का कब्रगाह कहा गया है। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लो, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब इसका जीवन काल की बात करते तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। आकार में आरबीसी गोल होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है ना, केंद्रक आरबीसी में नहीं होता है। और केंद्रक नहीं होता है तो इसीलिए इससे डीएनए आरएनए की जांच आरबीसी से नहीं किया जाता, याद रखना, ये पॉइंट बैठा लो आप लोग, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या आरबीसी से डीएनए आरएनए की जांच किया जा सकता है, तो नहीं, आरबीसी से डीएनए आरएनए की जांच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और केंद्रक में ही डीएनए आरएनए पाया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब देखो हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। हेमोग्लोबिन किस में होता है, आरबीसी में होता है और आरबीसी रक्त में होता है, इसलिए तीनों एक दूसरे से संबंधित हुए। इसीलिए पूछ दिया जाएगा कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो हेमोग्लोबिन की कमी से बिल्कुल सही बात है, आरबीसी की कमी से ये भी सही बात है, और रक्त की कमी से ये भी सही है, ठीक है ना। और हेमोग्लोबिन में एक हिमेटिन नामक लौह यौगिक, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा बायोलॉजी का लेक्चर, और ये लगातार चलता रहेगा बायोलॉजी जब तक कि ख़त्म न हो जाए। इसके बाद हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे, केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो यदि आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और ये आपका तमाम सारी एग्जामें हो गया, जैसे रेलवे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, तमाम सारी परीक्षाओं में ये काम देगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा लेक्चर्स आप लोगों को जो है जो पूरी तरीके से समझ में आ जाता होगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।